हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हमारा टॉपिक है oogenesis। तो हम स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियोस में हम स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं और ये अभी बाकी है जो है वो oogenesis। तो oogenesis मतलब यहाँ से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है जो कि होता है हैप्लॉइड नंबर, मतलब 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है। क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे 23 रहता है, जिसे हम बोलेंगे n से डिनोट करेंगे। n मतलब 23 एंड 2n मतलब डिप्लॉयड, वहाँ पे 46 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो 46 2n नंबर होता है, तो वहाँ पे कितना होता है 26 क्रोमोसोम में से ये रहता है 44 प्लस XX, मतलब हर एक हैप्लॉइड सेट में जाएगा 22 प्लस x। और स्पर्म में क्या था 24 प्लस XY था, और सॉरी मतलब डिप्लॉयड सेट में, लेकिन एक स्पर्म में आइदर 22 प्लस x और 22 प्लस y था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है कुछ डिफरेंट है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से, ये oogenesis प्रोसेस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो रहा था एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्मेटोजेनेसिस वो शुरू हो रहा था एट प्यूबर्टी, लेकिन oogenesis ये शुरू होता है कब? ये शुरू होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ। ओके, इंट्रा यूटेराइन लाइफ से ही ये हमारा oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और इसका कहानी शुरू होता है जो सेल से, वो होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। सेम फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? देखो ये सोर्स होता है इसका एपीब्लास्ट नाम के जो सेल है, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है एक एम्ब्रियोनिक डिस्क पे होता है, वहाँ से शुरू होता है और इसका प्रोडक्शन तब होता है। और टाइम कब है? 2 वीक्स ऑफ पोस्ट कंसेप्शन। ठीक है, 2 वीक्स पोस्ट कंसेप्शन, मतलब फर्टिलाइजेशन के 2 हफ्ते बाद ये प्रोड्यूस होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल फ्रॉम एपीब्लास्ट। और ये माइग्रेट करता है एपीब्लास्ट से, जहाँ पे आता है वो होता है योक सैक में आता है 4 वीक्स में। विद इन 4 वीक्स ये योक सैक में आता है। यहाँ से ये माइग्रेट करता है गोनाड्स पे। अब कौन सा गोनाड पे जाएगा? मतलब oogoनियम बनने के लिए वो जाएगा ओवरी पे। ओवरी पे अगर आएगा मतलब जो गोनाड्स हैं यहाँ पे, अब जाएगा गोनाड पे। ठीक है, मतलब ये है गोनाड। जब गोनाड पे आएगा, अगर ये टेस्टिस में जाता है तो स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म करता है, और अगर ये ओवरी में आता है तो वो फॉर्म करेगा हमारा oogoनियम। क्या है इसको? oogoनियम बोलते हैं। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल पहले एपीब्लास्ट से प्रोड्यूस हुआ, आया योक सैक में। यहाँ पे भी प्राइमोर्डियल जर्म सेल ही था, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, जिसका क्रोमोसोम नंबर है 2n, डिप्लॉयड सेट। ठीक है, 2n है यहाँ पे, मतलब 46 क्रोमोसोम है। और ये अब आएगा प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है जब आएगा ओवरी पे आने के बाद ही ये oogoनियम फॉर्म करेगा, और यही oogoनियम ही बाद में जा कर के, मतलब ये पहला सेल होता है एक्चुअली oogenesis, स्पेसिफिकली oogenesis प्रोसेस का फर्स्ट सेल। ठीक है, तो देखो गोनाड्स पे कब आता है? 5 वीक के अंदर। तो 5 वीक के अंदर गोनाड्स पे आ गया, गोनाडल रिज पे। अब देखो क्या होता है, ये जो है बहुत सारा माइटोटिक डिवीजन, मतलब इसका बहुत सारा होता है oogoनियम का, बहुत सारा माइटोसिस होता है। माइटोसिस, उसके बाद क्या होता है? माइटोसिस देखो इक्वेशनल डिवीजन होता है, मतलब 2n से 2n फॉर्म होता है। ऐसे करते करते बहुत सारा डिवीजन होगा। उसके बाद ये क्या फॉर्म करेगा? प्राइमरी oocyte। जो उसके बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसे बोलते हैं प्राइमरी oocyte। क्योंकि ये माइटोसिस डिवीजन है तो इसका नंबर भी 2n ही रहेगा, मतलब 46 ही रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका एक सर्टेन काउंट है, क्योंकि इंट्रा यूटेराइन लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा अलग होता है क्योंकि वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होता है। उसका कोई भी प्रोसेस इंट्रा यूटेराइन लाइफ में स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया oogoनियम से ये इंट्रा यूटेराइन लाइफ में। देखो जब तक ये 5th मंथ होता है, 5th मंथ, तब ये सारे के सारे oogoनियम प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका होता है 5th मंथ में। तो 5th मंथ में ही सबसे ज़्यादा काउंट ऑफ प्राइमरी oocyte रहता है। तो कितना होता है ये देखो, एक्चुअली प्राइमरी oocyte इस तरीके से नहीं रहता है ओवरी में। देखो सारे के सारे प्रोसेस तो ओवरी में हो रहा है,
ठीक है। तो ओवरी में क्या होता है, कुछ ग्रैनुलोसा सेल रहता है, मतलब ये जो प्राइमरी oocyte है, oocyte प्लस ग्रैनुलोसा सेल होता है कुछ, ये कंबाइन होकर के प्राइमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म करता है। मतलब ये अगर प्राइमरी oocyte हो गया, ये अगर प्राइमरी oocyte है, अगर इसका हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं, तो इसमें बहुत सारा ऐसे ग्रैनुलोसा सेल लेयर ऐसे इसको सराउंड कर करके एक प्राइमरी फॉलिकल की तरह, मतलब सॉरी प्राइमोर्डियल फॉलिकल की तरह ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, उसी स्ट्रक्चर में ही ओवरी में मतलब वो स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो इसका नंबर मैक्सिमम रहता है 5th मंथ में, 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल यहाँ पे लिखे हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलिकल इज प्रेजेंट एट 5th मंथ, और कितना होता है वो, ऑलमोस्ट 7 मिलियन होता है। तो 7 मिलियन प्राइमोर्डियल फॉलिकल यही टोटल अमाउंट है, मतलब इससे ज़्यादा प्राइमोर्डियल फॉलिकल फीमेल्स में नहीं रहता है। ठीक है, तो यही मैक्सिमम अमाउंट है, और इससे डिफरेंशिएट होता है मतलब मेल्स पे, वो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के थ्रू ही आफ्टर प्यूबर्टी ए डेली ऑलमोस्ट 100 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फीमेल्स में मैक्स टू मैक्स 7 मिलियन, और वही उसको लाइफ टाइम उसको जीना है, उसको वही लेकर के। देखो अब क्या होता है, इसके बाद 5th मंथ इंट्रायूट्राइन लाइफ के बाद इसका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू करता है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ मतलब कितने टाइम पे होता है वो, 9 वीक्स प्लस 7 डेज उस टाइम पे। तो 9 वीक्स प्लस 7 डेज के अराउंड इसका नंबर हो जाता है, कितना पता है, 1 to 2 मिलियन, अराउंड 2 मिलियन रहता है। ठीक है, और प्यूबर्टी आते आते इसका नंबर हो जाता है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख होता है, और इसी 4 लाख प्यूबर्टी में एक मतलब उसका जब प्यूबर्टी होता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो तब क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। और ये 4 लाख में से ऑलमोस्ट 500 सिर्फ 500 ओव्यूलेशन होता है। फिर सिर्फ 500 मतलब प्राइमोर्डियल फॉलिकल ही वो ओव्यूलेट करके सेकेंडरी oocyte फॉर्म कर सकता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे एट्रीजिया होता है, वो सारे के सारे डिग्रेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जब तक प्राइमरी मतलब ये है हमारा ओवरी में जितना, जब तक ये फॉलिकल रहेगा तब तक ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता रहता है, और जब ख़त्म हो जाता है तब मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ख़त्म, ओव्यूलेशन भी बंद हो जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, देखो मैंने प्राइमरी oocyte पे ही कहानी क्यों अटका दिया। देखो यहाँ पे oogonia से माइटोसिस हुआ, माइटोसिस होने पर प्राइमरी oocyte फॉर्म किया। अब क्या होता है, प्राइमरी oocyte फॉर्म करना चाहता था सेकेंडरी oocyte, और इसके लिए जो प्रोसेस होता है वो मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1। अब ये मियोसिस 1 इंट्रायूट्राइन लाइफ में ये बातें हो रहा है। ठीक है, तो इंट्रायूट्राइन लाइफ में मियोसिस 1 स्टार्ट तो हो जाता है, लेकिन ये होल्ड में चला जाता है। कौन सा, इसका प्रोफेज में जो डिप्लोटिन स्टेज होता है, डिप्लोटिन स्टेज में ये होल्ड में चला जाता है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं डिक्टाइट स्टेज, मतलब अरेस्टेड स्टेट। ये जो प्रोसेस है oogenesis का प्रोसेस, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के बीच में अटक गया, होल्ड हो गया, सेल साइकिल अरेस्ट हो गया, और कौन से स्टेज में, डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज में। तो इसीलिए सारे के सारे जब तक ये प्यूबर्टी, और ये रिज्यूम कब होता है, प्यूबर्टी में होता है। ठीक है, ये साइकिल पूरा रिज्यूम होता है प्यूबर्टी में, लेकिन प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी oocyte फेज में अरेस्टेड रहता है, और इसीलिए प्राइमरी oocyte एज ए प्राइमरी oocyte में तो नहीं रहता है, वो ग्रैनुलोसा सेल से सराउंड होकर के प्राइमोर्डियल फॉलिकल, किधर के प्राइमोर्डियल, यहाँ पे देखो प्राइमोर्डियल फॉलिकल के हिसाब से ये स्टोर्ड रहता है। तो लिख देते हैं, ये प्राइमरी oocyte एक्चुअली रहता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ओके, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के हिसाब से रहता है इन द ओवरी। और एक्चुअली में देखो, अब प्यूबर्टी तक
ऐसा ही रहता है होल्ड। लेकिन प्यूबर्टी में आने के बाद क्या होता है, वहाँ पे एक्चुअल में क्या चेंज आता है ऐसा, जब ये प्रोसेस फिर से रिज्यूम हो जाता है, तो वही देखना है हमें। देखो एक ऑर्गन होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है क्या, पिट्यूटरी, और तीसरा है ओवरी। ये तीन ऑर्गन, इसे हम बोलते हैं ये गोनाडल एक्सिस, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। ये साइकिल मतलब ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस स्टार्ट होना ज़रूरी है हमारा जो प्यूबर्टी स्टार्ट होने के लिए। तो प्यूबर्टी में एक्चुअली होता क्या है, हाइपोथैलेमस से GnRH रिलीज़ होता है, ये काम करता है पिट्यूटरी पे। पिट्यूटरी रिलीज़ करता है क्या, LH एंड FSH, ये काम करता है ओवरी पे। ओवरी इसके बाद, ओवरी में काम करने के बाद LH एंड FSH, तब बाकी सारे हार्मोन प्रोड्यूस होता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, मतलब प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन, ओके। ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे देखो पिट्यूटरी में, पिट्यूटरी से जो ये LH हार्मोन रिलीज हुआ, यही LH हार्मोन की वजह से, LH हार्मोन की वजह से मियोसिस वन रिज्यूम होता है, ठीक है। मियोसिस वन रिज्यूम होता है। अब क्या होगा, देखो LH की वजह से क्या होगा, पहले क्या था, प्राइमरी oocyte, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइमरी oocyte था, प्राइमरी oocyte था, यहाँ पे प्राइमरी oocyte से होल्ड हो गया था सेकेंडरी oocyte के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे मियोसिस वन स्टार्ट हो गया था, जो होल्ड हो गया था डिप्लोटिन स्टेज में। अभी यहाँ पे काम करेगा LH, LH की वजह से ये रिज्यूम हो जाता है। रिज्यूम होने के बाद देखो क्या होता है, जब ये रिज्यूम होता है तब ये सेकेंडरी oocyte फॉर्म करता है, और इसी टाइम पे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन। LH सर्ज की वजह से LH का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है, LH लेवल बढ़ने की वजह से ये जो है प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी टाइम पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन इसी को ही बोलते हैं रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte फ्रॉम प्राइमरी oocyte, ओके। तो देखो प्राइमरी oocyte था 2n और ये था मियोसिस वन। तो मियोसिस वन क्योंकि एक रिडक्शन डिवीजन है, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो हैप्लॉइड सेट में हो जाएगा, मतलब ये 23 क्रोमोसोम का पेयर होगा, ठीक है। और दूसरा क्या फॉर्म करता है, प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, क्योंकि एक n तो हो गया, एक 2n में से 1n तो आ गया, सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ, और दूसरा n क्या हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म किया। तो एक्चुअली पोलर बॉडी क्या होता है, न्यूक्लियस तो रहता है लेकिन उसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं रहता है, ठीक है। साइटोप्लाज्म सारे के सारे सेकेंडरी oocyte में ट्रांसफर हो जाता है। तो सेकेंडरी oocyte साइटोप्लाज्म ले लेता है, और जो सिर्फ बिना साइटोप्लाज्म का जो न्यूक्लियस है दूसरा, उसको जो मतलब जो स्ट्रक्चर में फॉर्म करवाता है वो होता है फर्स्ट पोलर बॉडी। अब देखो ये सेकेंडरी oocyte अब फिर से अरेस्ट में चला जाता है, मेटाफेज अरेस्ट में, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी oocyte को अब फॉर्म होना है ओवम में, मैच्योर ओवम में। देखो ओवम में फिर से अरेस्ट में जाता है, माइटोसिस में चला जाता है, सॉरी मतलब माइटोसिस नहीं, मियोसिस जो वन जो है इसका दो प्रोसेस है, मियोसिस टू जो फेज़ है, इस मियोसिस टू फेज़ का जो मेटाफेज स्टेज है, मेटाफेज यहाँ पे अरेस्ट में चला जाता है, मेटाफेज अरेस्ट। तो सेकेंडरी oocyte फिर से अरेस्ट में चला जाता है, सेल साइकिल अरेस्ट में। ये वेट करता है, सेकेंडरी oocyte वेट करता है फॉर यहाँ पे कोई एक हीरो का एंट्री करने के लिए, और वो हीरो का नाम होता है स्पर्म। अगर स्पर्म आता है, देखो सेकेंडरी oocyte जो है इसका मतलब जो वायबिलिटी है, कितना टाइम तक टिक सकता है, वो होता है 24 आवर। ये 24 आवर तक मतलब एक दिन तक ही सेकेंडरी oocyte 24 आवर तक ही वेट कर सकता है, ओके। इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो ये ओवम में प्रोड्यूस नहीं होगा, और ये रिज्यूम भी नहीं होगा, मियोसिस 2 रिज्यूम भी नहीं होगा, ये फिर मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ ये मतलब ख़त्म हो जाएगा, मतलब वो निकल जाएगा, ठीक है।
मतलब ये डिग्रेड हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte कोई काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर स्पर्म एंट्री होता है तो, अगर स्पर्म एंट्री होता है तो ये प्रोसेस फिर से रिज्यूम होगा, मियोसिस टू रिज्यूम होगा, और वो ये ओवम और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फॉर्म करेगा। ठीक है, तो एक फीमेल वो मैच्योर जो ओवम होता है और फीमेल प्रोन्यूक्लियस होता है, वो कितना बार अपने लाइफ टाइम में प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है जितना बार वो कंसीव होता है। ठीक है, जितना बार वो कंसीव होगा, मतलब जितना बार फर्टिलाइजेशन होगा उतना बार ही ओवम प्रोड्यूस होगा। और मेल में क्या होता है, हर रोज़ 100 मिलियन मैच्योर स्पर्म प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो बहुत फ़र्क होता है। तो देखो यहाँ पे देखो दो एरेस्टेड स्टेट हम देखें। एक तो फर्स्ट प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte फॉर्म होने के बीच में जो मियोसिस 1 में ये जो डिक्टाइड स्टेज है, यहाँ पे डिप्लोटीन स्टेज में ये हो गया अरेस्टेड, और ये रिज्यूम कब हुआ, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में ये सारा का सारा स्टेज मतलब प्रोसेस रिलीज़ हो गया। और प्यूबर्टी में हर एक 28 डेज़ का एक साइकिल रहता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। 28 डेज़ के बाद एक करके ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन होने के बाद 24 आवर्स के लिए ये जो सेकेंडरी oocyte वेट करता है स्पर्म एंट्री के लिए। अगर स्पर्म एंट्री नहीं होता है तो ये मतलब डिग्रेड हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा। और स्पर्म एंट्री अगर होता है तो मतलब वो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो मैच्योर मतलब ओवम फॉर्म करेगा, या फिर फीमेल प्रोन्यूक्लियस, मतलब उसी को ही फीमेल प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। और वो स्पर्म के साथ बाउंड होकर के जाइगोट फॉर्म करता है। ठीक है, ओके। तो दो हो गया हमारा एरेस्टेड स्टेट, और यही है हमारा हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस था, वहाँ पे ऐसा कोई एरेस्टेड स्टेट नहीं था। वो एक कंटिन्यूस लीनियर मतलब फ्लो में चलता था। वो प्रोसेस स्टार्ट होता था प्यूबर्टी में, उसके पहले कोई उसका इनिशिएशन नहीं था। सब स्पर्मेटोगोनिया था अंदर बॉडी के अंदर, और वो स्टार्ट ही हुआ प्यूबर्टी में, जब ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवरियन एक्सिस, मतलब वहाँ पे क्या होता है, हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी और यहाँ पे टेस्टिस होता है, टेस्टिकुलर एक्सिस होता है, वो रिज्यूम होता है। हाँ, और एक बात, यहाँ पे ये जो एक्सिस है GnRH क्या होता है, GnRH पिट्यूटरी में काम करता है। ठीक है, पिट्यूटरी में काम करने के बाद FSH और LH रिलीज़ होता है। लेकिन ये काम करने का मतलब रिलीज़ होने का एक तरीका भी है, दो तरीका होता है। एक होता है कंटिन्यूअस और होता है पल्सटाइल। तो ये होता है पल्सटाइल, जो है पल्सटाइल मैनर में रिलीज़ होना ज़रूरी है FSH और LH में मतलब सिक्रीशन के लिए, और ये होता है पल्सटाइल मैनर में रिलीज़ प्यूबर्टी में। लेकिन ये जो होता है कंटिन्यूअस मैनर बिफोर प्यूबर्टी ये चलता है, बिफोर प्यूबर्टी चलता है कंटिन्यूअस मैनर में। लेकिन जब प्यूबर्टी आ जाता है तब ये पल्सटाइल मैनर में चलता है, इसीलिए पल्सटाइल मैनर में ही FSH और LH मतलब रिलीज़ होगा। पल्सटाइल मतलब रिपल्सस में रिलीज़ होगा, ज़्यादा कम, मतलब कंटिन्यूअसली हाई नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको oogenesis प्रोसेस समझ में आ गया होगा। यही था एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट oogenesis का। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।